हेलो, नमस्कार और आदाब आप सब दोस्तों को अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। कभी कभी जब हम अपनी कुंडली देखते हैं तो हमें गहरे ग्रह मिलते हैं, हमें अच्छे योग मिलते हैं और हम उसमें गहराई से उतरते हैं और कभी कभी हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ये कुंडली बहुत भाग्यशाली है, ये समृद्धि और प्रचुरता को अपनी तरफ खींचता है। और कभी कभी उन सभी भविष्यवाणियों और स्थितियों के बावजूद जो परिणाम हम उम्मीद करते हैं वो जमीन पर असल में जो होता है उसके अनुकूल नहीं होते और इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसी शानदार कुंडली वो परिणाम क्यों नहीं दे रही जो हमें उम्मीद थी। अब एक बात ये हो सकती है कि ये ज्योतिषी या किए गए विश्लेषण की गलती हो सकती है, या आप किसी व्यक्ति के ज्योतिषीय चार्ट के अंदर एक अलग समय काल देख रहे हो। इसका मतलब वो समय, मतलब संपन्नता, प्रचुरता शायद बाद में आए। आपने उसका गलत अंदाजा लगाया हो। शायद वो बाद में आ रही है, या शायद वो मेहनत के साथ आ रही है, या शायद वो कुछ और प्रयास के साथ आ रही है जो इंसान को करना है जो वो नहीं कर रहा। तो ज्योतिषीय परिणाम एक कॉम्बिनेशन है आपके प्लेसमेंट्स का, दशा पीरियड का, योगों का और बेशक आपके कर्म का, मेहनत, आपकी कोशिश, आपका उद्यम। क्योंकि उतनी आजादी हमें दी गई है कि एक निश्चित दिशा में काम कर सकें, जोश डाल सकें, मेहनत डाल सकें। और अगर योग हमारे साथ हो, अगर ग्रहों के प्लेसमेंट हमारे साथ हो, तो कोई हमें रोक नहीं सकता उस दिशा में, उस क्षेत्र में जिंदगी में बेहतर परिणाम पाने से। दूसरी तरफ किसी का मिलता जुलता चार्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में, और शायद वो व्यक्ति ज्यादा संपन्नता या ज्यादा खुशहाली अपनी तरफ खींचता है उस व्यक्ति के मुकाबले जो सबकॉन्टिनेंट में रह रहा है, इंडिया में या बांग्लादेश या श्रीलंका में। ऐसा क्यों है कि कभी कभी जब आप योगों को देखते हैं जो मौजूद है, हम समय काल को अच्छा देखते हैं, फिर भी जितनी संपन्नता की हम अपने विश्लेषण से उम्मीद करते हैं उस तरह के नतीजे नहीं आते। वजह ये है कि एस्ट्रोलॉजी का एक एरिया है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो कॉन्सेप्ट है देश, काल और पात्र। और जब हम अपनी कुंडली में देखते हैं और हम देश, काल और पात्र का ध्यान नहीं रखते तो हम गलतियां करते हैं। अब देश, काल और पात्र क्या है? मैं आपको एक आसान मिसाल देता हूं। अगर कोई अमेरिका में है तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि उनके पास कमोबेश एक कार होगी, घर में एक 4 व्हीलर होगा, क्योंकि इधर उधर आने जाने का ये सबसे आसान तरीका है। और जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी विकसित है, देश इतना बड़ा और विशाल है और इलाके भी इतने फैले हुए हैं कि हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर रहना बहुत सुविधाजनक नहीं हो सकता। और अपनी खुद की गाड़ी होने की सुविधा, जो आज़ादी आपको मिलती है, वो आसान है क्योंकि आप कार अफोर्ड कर सकते हो। तो क्यों, जब आप कार अफोर्ड कर सकते हो और ईंधन सस्ता है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करना चाहेंगे? हालांकि वो शायद बेहतर भी हो और ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट भी हो, क्योंकि देश की इकोनॉमी आपको वो आउटपुट देती है, वो रिसोर्सेज जो देश की तरफ से आपके साथ बांटे जाते हैं बतौर डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ, वो ज्यादा है। तो आपको समाज से भी ज्यादा मिलता है, आपको सस्ती कारें मिलती है, आपको सस्ता ईंधन मिलता है, आपको बड़े घर मिलते हैं और आप अच्छी लाइफस्टाइल रख सकते हो। तो अगर आप किसी ऐसे देश में पैदा हुए हो जहां हर घर में गाड़ी है, तो गाड़ी होना, गाड़ी खरीदना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन हमारे देश में, इंडिया में मिसाल के तौर पर, आज भी शायद शहरों में ज्यादा गाड़ियां हैं और हर फ्लैट के हिसाब से ज्यादा गाड़ियां हैं। लेकिन अगर आप अंदरूनी इलाकों में जाओ, अगर आप छोटे गांवों में जाओ, तो गांव में गाड़ियों की तादाद, अनुपात बहुत ज्यादा होगा उससे जो शहरों में है। मतलब गांवों में हर व्यक्ति के हिसाब से कम गाड़ियां होंगी उन गाड़ियों के मुकाबले जो शहरों में होंगी। ये उस जगह की वजह से भी है जहां आप उस खास वक्त पर मौजूद हो। तो जिस देश में आप पैदा हुए हो वो अहम है, जिस जगह आप पैदा हुए हो वो भी अहम है। अब अगर आप तकरीबन 100 साल पीछे देखो, अमेरिका इंडस्ट्रियलाइजेशन की राह पर पहले से था। मैं बात कर रहा हूं पहले विश्व युद्ध से ठीक पहले की, और पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच 1930 और 40 के दशक में अमेरिका समृद्धि की बुलंदियों पर पहुंच गया।
लगभग हर घर में गाड़ी थी, जबकि इंडिया में हम अभी भी संघर्ष कर रहे थे। बहुत बहुत कम गाड़ियां थीं। ऐसी बहुत अच्छी सड़कें नहीं थीं और हम एक आज़ाद देश नहीं थे। इंडिया एक आज़ाद देश नहीं था और इसलिए हर व्यक्ति के हिसाब से गाड़ियों की तादाद बहुत बहुत कम थी। सिर्फ शहरों में आपके पास कुछ गाड़ियां थीं, हर शायद ब्लॉक के हिसाब से, और उस पर भी ट्रैफिक मुश्किल से ही था। अगर आप 30, 40, यहाँ तक के 60 के दशक की बहुत पुरानी फिल्में देखो तो आप पाओगे कि सड़कों पर गाड़ियों की तादाद बहुत बहुत कम थी। लेकिन अब जब आप इंडिया को पिछले 20 सालों में देखो तो उस वक्त से जब मैं बॉम्बे में बड़ा हुआ और जिस बिल्डिंग में मैं पला बड़ा, जब मैं सोचता हूँ 500 अपार्टमेंट वाली उस बिल्डिंग में गाड़ियों की तादाद सिर्फ 3 या 4 थी। मतलब कि हर 100 फ्लैट या अपार्टमेंट के पीछे एक गाड़ी थी या उससे भी कम। आज मेरे कुछ दोस्त हैं जो अब भी उस बिल्डिंग में रहते हैं। जब मैं वहां जाता हूं तो मुझे सोसाइटी में अपनी गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती, मुझे बाहर कहीं जगह ढूंढनी पड़ती है। कभी कभी मुझे उस बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले 6 या 7 मिनट पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि लगभग हर फ्लैट में 2 गाड़ियां हैं। तो ये है वो बदलाव। तो वो समय काल जिसमें आप पैदा हुए हो वो भी अहम है, क्योंकि रिसोर्सेज की बंटवारा, जिस तरह के रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं वो ज्यादा है, वो पहले से अलग है। तो अगर आप इंडिया में 60 या 70 साल पहले पैदा हुए होते तो मुश्किल से ही कोई गाड़ी थी। अगर आप बहुत बहुत अमीर होते तो शायद आपके पास एक गाड़ी होती। यहाँ तक कि एक ऊंचे मिडिल क्लास परिवार के पास शायद एक 2 व्हीलर होता और गरीब व्यक्ति को शायद साइकिल से ही काम चलाना पड़ता। तो गरीब समुदाय में जो थोड़े संपन्न थे उनके पास शायद एक साइकिल होती। तो ऐसा था वो दौर। आज कम से कम इंडिया के शहरों में हर व्यक्ति के हिसाब से गाड़ियों का अनुपात बहुत बहुत ज्यादा है। मतलब कि जिस देश में आप पैदा हुए हो वो अहम है, जिस समय काल में आप पैदा हुए हो वो भी अहम है, और खास तौर पर समय काल बहुत अहम है, क्योंकि अगर आप 500 साल पीछे देखो तो अमेरिका नाम की कोई चीज नहीं थी। अमेरिका का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग कोलंबस इंडिया ढूंढने की कोशिश कर रहा था और वहां सिर्फ रेड इंडियन रहते थे और वहां कोई समृद्धि, कोई खुशहाली नहीं थी। और तकरीबन 450 या 500 साल पहले इंडिया के पास दुनिया की 23% जीडीपी थी। मतलब इंडिया अमीर देश था, जबकि अमेरिका का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज जब आप पीछे देखो, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और लगभग हर घर में गाड़ी है, जबकि इंडिया उभरने की कोशिश कर रहा है और आज भी बुनियादी स्तर पर गरीबी से जूझ रहा है। लेकिन हम फिर भी 50 साल पहले के मुकाबले बहुत बहुत बेहतर देश है। लेकिन अगर हम अमेरिका में 400 साल पहले पैदा हुए होते तो अमेरिका में आज पैदा होने से अलग होता। तो समय काल अहम है, सिर्फ देश ही नहीं। अगर आप मिडल ईस्ट को देखो, 40 साल पहले, 40 या 45 साल पहले तक मिडल ईस्ट में ईंधन नहीं खोजा गया था। उनके पास पूरे देश में बिल्कुल भी गाड़ियां नहीं थी और वे बहुत गरीब थे। कुछ ऊंटों का मालिक होना एक बड़ी बात थी। और ईंधन मिलने के 20 साल के अंदर ईंधन की खोज होने के बाद कुछ भी अलग नहीं किया। देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन या विकास में कोई बदलाव नहीं, सिर्फ तेल की खोज के अलावा पूरी तरह से बदल गया। दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक होने से व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय के मामले में एक पीढ़ी के अंदर 20 सालों में वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन गए। दुनिया की सबसे ऊंची प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में से एक, बिना कुछ किए, सिर्फ तेल की खोज से। तो एक बाप जो 30 के दशक में पैदा हुआ, उसने एक बहुत ही, मैं कहूंगा कि एक बहुत ही गरीब जिंदगी गुजारी। लेकिन जब उसने शादी की और उसके यहाँ बच्चा हुआ, शायद 60 या 70 के दशक के आखिर तक, वो बच्चा चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ, या शायद सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ, क्योंकि उसे वो सब गैजेट्स मिले, वो सारी समृद्धि मिली जो सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तौर पर प्रदान की। तो सिर्फ वक्त के एक अलग दौर में पैदा होना आपके भाग्य में, आपकी जिंदगी में और आपकी जिंदगी की क्वालिटी में इतना बदलाव ला देता है। तो देश, काल और पात्र बहुत बहुत अहम है। तीसरी चीज ये है कि आप बहुत अमीर देश में हो सकते हो
आप बहुत सही वक्त पर पैदा हुए हो सकते हो, फिर भी आप किसी बहुत गरीब परिवार में, किसी बहुत गरीब जनजाति या समुदाय में पैदा हो सकते हो। आप किसी गांव में पैदा हो सकते हो, और वो भी उस गांव के सबसे गरीब या गरीब परिवारों में से एक में। तो ये है पात्र, मतलब आपका सामाजिक स्तर, आपके आसपास का नजदीकी सामाजिक स्तर। आपका परिवार, आपका नजदीकी परिवार कितना संपन्न है, आप किस जनजाति या किस समुदाय में पैदा हुए हो, तो ये तीसरा और सबसे अहम फैक्टर बन जाता है। मतलब जो पात्र है, मतलब व्यक्ति और व्यक्ति की सामाजिक संरचना। तो अगर देश आपका बहुत साथ दे रहा है, लेकिन समय भी आपका बहुत साथ दे रहा है, लेकिन जिस पात्र में आप पैदा हुए हो, मतलब अगर व्यक्ति किसी ऐसे समुदाय में पैदा हुआ है जिसके पास संपन्नता नहीं है, क्योंकि समुदाय ही बहुत गरीब है, तो बेशक आपके पास वो ऐश्वर्य नहीं होगा, वो समृद्धि नहीं होगी। और इसलिए सही वक्त पर, सही जगह पर और सही लोगों के यहाँ पैदा होना अहम है। तो इस तरह देश, काल और पात्र बहुत अहम है। देश यानी आप किस देश में पैदा हुए हो, किस धरती पर पैदा हुए हो। काल यानी आप किस समय काल में पैदा हुए हो। और पात्र यानी आप किस समुदाय या सामाजिक ढांचे में पैदा हुए हो, आप किसके यहाँ पैदा हुए हो। तो आपका भाग्य इसी पर आधारित है। और इसलिए अगर आप ग्रंथों को देखो, ज्योतिषीय ग्रंथ हजारों साल पहले लिखे गए थे, तो उस वक्त उन्होंने लिखा, तुम बहुत अमीर होगे, तुम्हारे पास बहुत से घोड़े होंगे, तुम्हारे पास बहुत से हाथी होंगे। उस वक्त इंसान की प्रचुरता को इस तरह देखा जाता था। तो जब आज कोई अमेरिका में पूछता है, क्या मैं एक कार अफोर्ड कर सकता हूं, तो ये एक बहुत मामूली सवाल लगेगा कि लगभग हर कोई गाड़ी का मालिक है, तो इसमें बड़ी क्या बात है। लेकिन इंडिया में कोई पूछता है, क्या मैं एक कार का मालिक बन सकता हूं, कोई शायद सोचे, ठीक है, कार का मालिक होना एक बड़ी बात है, लेकिन इतनी बड़ी बात। तो आज पिछले 20 सालों से जिंदगी की क्वालिटी में जो फर्क आया है, वो बड़ा है। अगर अमेरिका में कोई एक व्यक्ति के तौर पर काम कर रहा है, उसके पास कोई परिवार नहीं है जिसे उसे संभालना है, तो वो आसानी से एक मर्सिडीज बेंज भी कमा सकता है। मिसाल के तौर पर शायद 700 एसी नहीं, लेकिन शायद 300 क्लास की मर्सिडीज वो आसानी से अफोर्ड कर सकता है। लेकिन इंडिया में किसी को भी उस तरह की गाड़ी का मालिक होने के लिए अभी भी बहुत अमीर होना पड़ेगा, क्योंकि फिर से उस देश की वजह से जिसमें वो पैदा हुआ है और उस समय काल की वजह से जिसमें वो पैदा हुआ था। अगर वो इंडिया में 400 साल पहले पैदा हुआ होता, जब इंडिया की जीडीपी इतनी ऊंची थी, तो वो एक बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ होता, ज्यादा संपन्नता के साथ, ज्यादा रिसोर्सेस के साथ, उस व्यक्ति से भी जो यूरोप में पैदा हुआ होता या दुनिया के किसी भी दूसरे देश में पैदा हुआ होता। तो देश, काल और पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब आप ज्योतिषीय भविष्यवाणी में देखते हो, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि व्यक्ति कौन है। तो जब कोई आपसे आपकी कुंडली पढ़ने को कहता है, ये जानना कि वो किस देश में पैदा हुए हैं, जाहिर है कि वो उन मुद्दों या चुनौतियों से गुजरेंगे जिनका सामना वो देश कर रहा है। अगर आप मान लो, मिसाल के लिए, हम पिछले 6 महीने से लॉकडाउन में हैं, हर कोई, चाहे आप अमीर आदमी हो या गरीब आदमी, हम सब एक ही सूरत ए हाल का सामना कर रहे हैं। तो ये है देश की स्थिति। अगर आप किसी ऐसे देश में पैदा हुए हो जिसके रिसोर्सेज ऊंचे नहीं है, देश इतना अमीर नहीं है, देश आपको वो रिसोर्सेज नहीं दे सकता, तो ये एक चुनौती है। दूसरा, अगर आप सही वक्त पर, आप जानते हो, सही दौर में पैदा नहीं हुए हो, तो जाहिर है कि आप भी चुनौतियों से गुजर सकते हो। 1930 के दशक में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन था, और ऐसे वक्त थे जब परिवार बिखर गए, लोगों को मामूली काम करने पड़े, और बुरे वक्त भी थे। और फिर डिप्रेशन के बाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद, अगले 20 सालों में, आप जानते हो, बूम हुआ। तो ये देखना बहुत बहुत अहम है। आप जानते हो, 1920 के दशक के डिप्रेशन से जो हुआ, 10 से 15 सालों के अंदर उस समृद्धि तक, और वो बढ़ता गया और बहुत बड़ा हो गया, और आज अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है। तो एक खास दौर में और एक खास देश में और एक खास समुदाय में पैदा होने के लिए भाग्य भी चाहिए। तो ध्यान में रखो, जब कोई आपसे संपर्क करे तो पता करो कि वो कहाँ पैदा हुआ है,
और वो किस समय काल में पैदा हुआ है और उसकी सामाजिक संरचना क्या है, ये बहुत काम आएगा। एक और बात है, जब आप किसी की कुंडली का विश्लेषण करते हो और कोई किसी ज्योतिषी के पास पहुंचता है, उसे बिल्कुल खाली स्लेट देकर और कहता है, मैं आपको बस अपनी कुंडली दे दूंगा और आप मुझे बता दो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ये मुश्किल है क्योंकि कुछ क्षेत्र भविष्यवाणियों के लिए ज्योतिषी को बहुत खुले तौर पर नहीं दिए जाते। अगर आप महाभारत को देखो, मिसाल के तौर पर महाभारत में जब कृष्णा ने अर्जुन को अपना विश्वरूपम दिखाया, अर्जुन ये देख पाया कि सारे कौरव कृष्णा के मुंह में जा रहे थे और उसके माध्यम से उसने वो भविष्यवाणी देखी जो महाभारत के युद्ध में होने वाली थी। हालांकि अभिमन्यु जो उसका बेटा था वो भी कृष्णा के मुंह में गया, लेकिन अर्जुन ये नहीं देख पाया क्योंकि वो अर्जुन से छुपा लिया गया था। तो कई बार भगवान कुछ बातें आपसे छुपाना चाहते हैं, यहाँ तक कि भविष्यवाणियों के माध्यम से भी, क्योंकि वो आपके लिए प्रतिकूल हो सकता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप जानते कि आप एक इंटरव्यू में फेल होने वाले हो, तो आप कहोगे, मेरे इंटरव्यू में जाने का क्या फायदा, क्योंकि मैं फेल होने वाला हूँ। मेरे ज्योतिषी ने मुझे बता दिया है कि मैं फेल होने वाला हूँ, मुझे वो नौकरी नहीं मिलने वाली। हालांकि भगवान नहीं चाहते कि भविष्यवाणी सही हो, तो ज्योतिषी शायद सोचे कि नहीं, तुम्हें फिर भी नौकरी मिल सकती है। तो इंटरव्यू में जाना अब भी अहम है, क्योंकि आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं जिनका आप जवाब नहीं दे पाते, जो आपकी आंखें खोलते हैं। ये कभी कभी बाहरी दुनिया से एक झटके की जरूरत भी होती है, हमें ये जानने के लिए कि हम कहाँ खड़े हैं, और उसके माध्यम से हम और मेहनत करते हैं। तीसरा, ये कोई कर्म हो सकता है जिसका सामना हमें करना है, जिसकी वजह से ये सब होता है। तो हमारे देश, काल, पात्र के बावजूद हमें फिर भी उस कर्म का सामना करना पड़ सकता है जो कि है। और संचित कर्म क्या दर्शाता है? जो पांचवा घर है, ये वो सब दर्शाता है जो हमने अपने पिछले जन्मों में जमा किया है, और संचित कर्म ही हमें वो देश, काल, पात्र देता है जहां हम हैं। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का एक हिस्सा हमें देता है जो हमें इस जन्म में जीने के लिए दिया गया है, और क्रियमान कर्म वो है जो 10वें घर से दर्शाया जाता है, मतलब वो कर्म जो हमें इस जन्म में करना है, वो क्रिया जो हमें इस जन्म में करनी है। तो हम जिस देश, काल और पात्र में पैदा हुए हैं, वो काफी हद तक उस संचित कर्म से तय होता है जो आप लेकर चल रहे हो। और तो और वो है कर्म। फिर आपको जीना है, आपको सामना करना है, आपको संघर्ष करना है, उस कर्म का इस्तेमाल करना है अपनी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए आखिरकार। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिए कि देश, काल और पात्र अहम है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो बालिनीज एस्ट्रोलॉजी में भी आता है और पाराशर सिस्टम में भी। और देश, काल, पात्र का ध्यान रखे बिना ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के गलत होने का चांस रहता है। तो अगर आप अपनी कुंडली देखो और देश, काल, पात्र के नजरिए से देखो, तो आप अपनी कुंडली और अपने प्लेसमेंट को बेहतर समझ पाओगे। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो प्लीज मुझसे संपर्क करिए, लिंक्स नीचे दी गई है। और किसी और वक्त तक किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।